बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और महानूर ने सहरी ऑलमोस्ट तैयार कर ली है? नहीं, ये एक पोर्शन तैयार है इसका। अरे वाह, ये तो मुझे फिश एंड चिप्स लग रहा है। बिल्कुल, ये फिश एंड गार्लिक चिप्स है वैसे। ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाया आपने? अभी पूरा बटर इन्होंने रख के इसमें वो किया, पूरा वेट बढ़ाने का आपका पूरा इरादा है? नहीं, पूरा बटर नहीं है, ये हाफ बटर है। टोटल मैंने जो पूरे प्राइस के लिए यूज़ कर रही हूँ वो 200 ग्राम्स यूज़ कर रही हूँ, जिसमें 100 ग्राम्स उसके लिए यूज़ किया, 100 ग्राम्स इसके लिए यूज़ कर रही हूँ सेकंड पोर्शन के लिए। तो उसको बनाने का तरीका क्या है ये ज़रा बताएं, बड़ी तेज़ इसमें से वो आ रही है ना। सबसे पहले हमने इसमें गार्लिक डाल के इसको सौते कर लिया बटर के साथ। फिर हम इसमें लाल मिर्चें डालेंगे, ऑरिगानो डालेंगे, थोड़ा सा पेपरिका डालेंगे कलर के लिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। और उससे पहले हम आलूओं को कटिंग करके थोड़ा मोटा मोटा इस साइज़ का देखें, इसको हम ब्लांच कर लेंगे ऐसे कि आलू इसमें ज़्यादा हम फ्राई भी ना करें, एक हल्का सा सौते करें, मतलब एक कनी अगर आलू में रह जाए तो बस उसको छोड़ दें ब्लांच के लिए। इसमें फिर हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप मेरा ऑलरेडी एक फर्स्ट पोर्शन देख रहे हैं कि ये तैयार हो चुका है। इस तरीके की इसकी शक्ल आनी चाहिए। दूसरी साइड जो मेरी तंदूरी फ़िश है वो ऑलमोस्ट एक पोर्शन इसका तैयार है, उसका कलर भी ऐसे ही आना चाहिए। इसमें मैंने सबसे पहले तंदूरी मसाला मिक्स किया है, गार्लिक का पेस्ट मिला के उसमें अच्छे से उसको मैरिनेट किया है। फिर उसमें अगर हस्बे जायका नमक का तेज़ खाते हैं तो नमक भी डाल सकते हैं, और मिर्चों की भी अगर तेज़ी है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करें, थोड़ी देर के लिए मैरिनेट रहने दें, फिर उसके बाद उसको फ्राई करें। फ्राई करने का तरीका ये है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा फर्स्ट जो बिल्कुल एक तरीके से रेडी है फर्स्ट प्लेटर, इसमें क्रम्स इसलिए इतने आ रहे हैं हैवी क्योंकि सबसे पहले मैंने हमारी फ़िश को पहले उस एग में डिप किया, फिर उसके बाद उसको मैदे में डिप किया, फिर दोबारा उसको एग में डिप करके कॉर्नफ्लावर लगाया, कॉर्नफ्लावर लगा के फिर उसमें हमने क्रम्स लगाए, क्रम्स लगा के दोबारा मैदे कह रही हूँ एग में डिप करा, फिर दोबारा क्रम्स लगाए। तो इस तरीके से इसका टेक्सचर एक अच्छा और फ्लफी भी आ रहा है। अच्छा, ये ड्रिंक किस चीज़ पे आप बना रही हैं? तो आप क्या बनाना शेक बना रही हैं? नहीं, आज मैं बनाना शेक नहीं, आज मैं कोको बाना बना रही हूँ। कोको बाना है बनाना शेक? ये जो शेफ होते हैं ना, नाम अपने कोको बाना, पीना कोलाडा, पता नहीं क्या क्या। अच्छा जी, कैसे बनेगा ये? अच्छा तो सबसे पहले वही हम इसमें यूज़ करेंगे, हम इसमें केले डालेंगे, केले के साथ हम इसमें क्रीम का यूज़ करेंगे। आज मैं क्रीम बिल्कुल इसमें मैं ऑल पर्पस की क्रीम। बनाना शेक तो हुआ फिर? नहीं, अभी आप सुन तो लें पूरी। अच्छा ठीक है। तो इसमें उसके बाद मैं इसमें ऑल पर्पस की क्रीम, ऑल पर्पस का मिल्क यूज़ करूँगी। उसके बाद इसमें चॉकलेट यूज़ होगी, और इसमें आज चीनी नहीं, इसमें आज हनी यूज़ होगा, जो कि हमारे शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं। हाँ, ये है कि क्रीम होगी, थोड़ा सा इशू होगा, मगर थोड़ा बहुत चख सकते हैं, थोड़ा बहुत जी चख सकते हैं। कोको बाना नाम बड़े जो होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। और इस वक्त हमारी नशिस्त पे मौजूद हैं नूरुद्दीन महबूब वहीद निज़ामी। पहले भी हमारी नशिस्त पे आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, इनसे दरख्वास्त करूँगा कि कवाली पेश करें। खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके कर्म की बात न पूछो। तो उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता तो उनका मंगता हो, उनका मंगता
मेरी हकीकत, मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, आज किसके हाथ न पूछो उनका मांगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। और उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने दे। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। और मेरे आका आहे मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका, आहे मेरे आका आका, मेरे आका, आहे मेरे आका आका। मेरे आका। मंगते तो रहे शाहों में दिखा दो, मंगते तो रहे मंगते शाहों में दिखा दो। ओ मंगते तो रहे मंगते शाहों में दिखा दो। मंगते तो रहे मंगते शाहों में दिखा दो। किसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, अरे उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते। मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। कम मांग रहे हैं नसीबा मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं नसीबा मांग रहे हैं। जैसा है गनी वैसे अता मांग रहे हैं। जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं। सरकार का सदका मेरे सरकार का सदका, सरकार का सदका मेरे सरकार का सदका। होता जो गनी शाहों का दाम मांग रहे हैं। मैं तो उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब नूर भाई माशाल्लाह। हमेशा ही आप लोग आते हैं और इसी तरह एक रौनक हो जाती है। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुशियां दे और बहुत तरक्की दे। जज़ाकल्लाह। आप लोग आते हैं, बहुत शुक्रिया। आते हैं अपने मौजू की जानिब और है ना, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को जज किया जाता है। कभी उसके कपड़ों को लेकर जज किया जाता है, या अगर कोई खातून जो है वो जॉब कर रही हैं या बोल्ड है या किसी से बात कर रही हैं तो उसके बारे में फ़ौरन क़यास आराइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसके रीज़न्स आप क्या समझती हैं क्या है? क्योंकि हमारे अपने घर की भी माँ बहनें जाती हैं जॉब करने, बट हमारी ये थिंकिंग क्यों है कि अगर ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ जगहों की थिंकिंग ऐसी है कि अगर कोई खातून किसी से बात कर रही है तो वो कोई गलती बात हो रही होगी, या अगर उसका कुछ पहनावा ऐसा है तो नहीं, फिर तो लाइसेंस मिल गया हमें। ये क्यों है? ऐसी थिंकिंग क्यों है? यहाँ मैं हमारे उलमाए कराम और मेरी प्यारी दोस्त की बात को, दोनों की बातों को सेकंड करते हुए इस बात का बड़ा आसान सा जवाब दे देती हूँ कि तालीम की कमी। हमारे माशरे ने ये बात क्रिएट की हुई है, ना मजहब ने की, ना हमारी ये तालीम की कमी है, और कुछ भी नहीं है। पहनावा किसी के करैक्टर का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पहनावा हम हमारी जगह के एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करके करते हैं या अपनी खुशी से करते हैं। मैं अपने पहनावे में जहाँ तक कंफर्टेबल हूँ मैं वो पहनावा करूँगी। जिस चीज़ में मेरी फैमिली कंफर्टेबल है या मेरी फैमिली ने मुझे जितना लिबर्टी, जितना लिबरल दिया हुआ है, मैं वो पहनावा करूँगी, या जो मेरी स्किन मुझे कंफर्टेबल रहने का जोन दे रही है मैं वो पहनावा करूँगी। ये 3 जोन हैं मेरे पहनावे की जो मैंने डिसाइड किया और मैंने पहनावा करा। अब किसी को मुझे राइट नहीं है जज करने का कि मैंने ये पहनावा क्यों किया।
ये मेरी सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि मेरी सोसाइटी में तालीम की कमी है, किसी और कल्चर में ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जो एक बात इससे पहले हो रही थी, आपसे भी मैं उसकी तरफ आऊँगा, आपसे भी उसका जवाब लेना चाहूँगा कि क्यों अभी भी ऐसे घराने ऐसे हैं जहाँ पर बेटियों के पैदा होने को एक प्रॉब्लम समझा जाता है? क्या इसका रीज़न ये है कि जहन में आता है कि जी बेटी है, जहेज़ देना पड़ेगा, इसकी तो शादी करनी है, उसके पैदा होते ही बेचारी के, अभी उसके पैदा होते ही डिसाइड हो जाता है उसके साथ क्या होगा, ये रीज़न्स हैं? जी ऐसा ही है, बिल्कुल है। क्योंकि बेटियों को आई डोंट नो व्हाई, जिस तरह भी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बेटियां तो वाकई रहमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा गया। बल्कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया, जब तक मेरे वालिद साहब हयात थे, लास्ट रमज़ान में ही उनकी वफ़ात हुई और वो मुझसे दूर चले गए, हमेशा उन्होंने मेरा इस्तकबाल बिल्कुल इसी तरह किया जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा का इस्तकबाल किया करते थे। जिस तरह वो उनका हाथ पकड़ के उन्हें बोसा दिया करते थे, मेरे वालिद साहब मेरा बिल्कुल इसी तरह इस्तकबाल किया करते थे। जी, आप मुझे बताइए कि आपसे यही सवाल मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आपने कहा था कि उससे पहले आपने बात भी करनी है। रीज़न्स क्या हैं, क्यों बेटियों के पैदा होने पर आज भी एक प्रॉब्लम समझी जाती है? देखिए, कुरान पाक में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब इनमें से मुशरिकीन की बात है, वो मोमिनों की है भी नहीं, जब इनमें से किसी को बेटी की पैदाइश की खबर दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और वो सोचता है कि शर्मिंदगी से इस बोझ को उठाए या कहीं मुंह छुपाता फिरे या इसको जिंदा दरगोर कर दे। अब बात यह कि दौरे जहालत कहने को तो गुजर गया, लेकिन उसके बाक़ियात ख़त्म नहीं हुए। वो इन्फ्लुएंस आज भी है और उसमें कल्चर का अफसोस है, कल्चर, मज़हब नहीं। और आप इस बात से एग्री करेंगे समहाउ कि हमारे यहाँ कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे रिलीजन से हम पर ज़्यादा रहा है हमेशा। तो अगर हमें अच्छा कल्चर ही दे दिया जाता तो शायद हमारे घरानों में ये बेहतरी आती। अब इसमें क्या होता है कि पहले से ही दुआ दी जाती है, अल्लाह दूधो नहाओ पूतो फलो। बिल्कुल ये है। अभी पैदाइश से हम ये सुन के बड़े हो रहे हैं, तो हमारे माइंड में है कि पूतों फल यानी कि बेटे होंगे तो अच्छी बात होगी। फिर वो जो हमारे घर के भाई हैं, हमारे घर के मर्द हैं, उनके माइंड में भी ये अच्छा। अब किसी को बताओ बेटा हुआ है, माशाल्लाह आपके 2 बेटे थे, माशाल्लाह आप खुशकिस्मत हैं। खुशकिस्मत मैं नहीं हूँ, खुशकिस्मत वो है जिसके पास बेटियाँ हैं। क्योंकि मैं इसको इस तरह डिफ़ाइन करती हूँ कि बेटे को अल्लाह के हबीब ने रहमत करार दिया, बेटी को, और बेटे को नेमत। और मैं इसको इस तरह क्लियर करूंगी कि रहमत मखसूस है अल्लाह की रज़ा से, और नेमत हर ख़ास व आम को मिली है। नेमत तो मोमिन को भी मिली, मुशरिक को भी मिली, मुनाफिक को भी मिली, हर नेमतों से वह फैज़याब हो रहे हैं। तो दीन में कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया कि बेटी रहमत है, और हदीस मुबारक है कि बेटी की पैदाइश से पहले घर में उसका रिस्क पहुँचा दिया जाता है और उसके बाप की रोज़ी में इजाफा कर दिया जाता है। और फरमाया बेटियाँ ढाल होंगी। फिर आपकी हदीस मुबारक आपने फरमाया जिसने 2 बेटियों, एक हदीस मुबारक में 3 बेटियों की तरबियत की, उनसे उसने सुलूक किया, वो जन्नत में मेरे ऐसे होगा। फिर अल्लाह के हबीब ने इनको यूं मिला दिया उंगलियों को कि वो जन्नत में मेरे इतना करीब होगा। तो यहाँ मैं अपनी आंखों से आपको देखा हुआ वाकया बता रही हूँ कि जब घरों में अच्छा मिठाई तकसीम नहीं होती बेटी के पैदा होने पे, और चलिए बाकी छोड़िए, हॉस्पिटल में नर्सेज उन्हीं से मिठाई का कहती हैं जिनके यहाँ बेटे हुए हैं, जिनके यहाँ बेटी हुई है उनसे कहती ही नहीं है। सफ़ुरुल्लाह जी, तो ये एक बड़ा अलमिया है और मुझे समझ नहीं आता कि जब हम सबके सामने क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं, फिर हम क्यों इस चीज़ में अभी तक पड़े हुए हैं? क्या इस पर कोई जहेज़ का भी रीज़न होता है? उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जो आने के बाद मोहसिन भाई आपसे कंटिन्यू करूँगा कि जिस वक्त का दौर चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर बन चुका है, अब हम टेलीविज़न से निकल कर जो है वो मोबाइल पर पूरी दुनिया आ चुकी है। ऐसे वक्त में फिर किस तरह तरबियत करेंगे? ऐसे वक्त में हम किस तरह दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलेंगे? किस तरह हम आने वाली नस्लों को, स्पेशली बच्चियों को, कैसे तरबियत देंगे? वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।